नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। तो आपके लिए इस क्लास में हम लेके आए हैं राजस्थान सेवा नियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या? राजस्थान सेवा नियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो उन क्वेश्चनों के बारे में पहले हम एक बार बता देता हूं कि अगर किसी भाई ने राजस्थान सेवा नियम के सभी नियम ट्रिक से याद करने हो तो वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अगर उसको ट्रिक से याद करना है तो वो भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और वीडियो देखकर आप जूनियर अकाउंटेंट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में क्या क्या रहेगा, आपके क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन में चारों ऑप्शन का डिटेल्ड सॉल्यूशन रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को जिसने अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करे अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करे जिस दिनांक को कर्मचारी की सेवा से निवृत्ति पर माना जाता है, वह दिन उसकी सेवा के रूप में किस योग्य माना जाता है। तो वह दिन सेवानिवृत्ति पर जब किसी कर्मचारी को माना जाता है तो वह उसकी सेवा का किस योग्य माना जाता है उस दिन को, ये बताना है आपको। तो ये पहला ऑप्शन है, इसमें आपका आंसर रहेगा कार्य दिवस। क्या रहेगा? कार्य दिवस। क्या रहेगा आपका ऑप्शन? कार्य दिवस। ठीक है, तो पहले का आपका ऑप्शन का क्या रहेगा? कार्य दिवस। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये कार्य दिवस कैसा है, कौन से नियम में आता है। अब ये आपके राजस्थान सेवा नियम से संबंधित है। इस तरीके से है कि राजस्थान सिविल सेवा नियम से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपकी किससे संबंधित है? राजस्थान सिविल सेवा नियम से संबंधित है, जिसमें अगर सेवानिवृत्ति पर अगर कोई कर्मचारी जाता है तो लास्ट दिन होता है ना, उसके 12 बजे तक ड्यूटी रहती है, इसलिए उसको कार्य दिवस माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। एक राज्य कर्मचारी को उसके पद पर किस स्थिति में कार्य दिवस नहीं माना जाता, ये बताना है आपको। ठीक है, एक राज्य कर्मचारी को उसके पद पर किस स्थिति में कार्य दिवस नहीं माना जाता। तो किस किस स्थिति में नहीं माना जाता, तो ये है आपके, इसमें आएगा आपके ऑप्शन डी। क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियम 7-8 थर्ड में उल्लेखित है। तो क्या आ जाएगा आपके इसमें? ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, क्या सही रहेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही रहेगा इसमें। ये किस में है आपके? ये नियम 7(1) में। ठीक है, 7(1) में क्या होती है? आयु, उसमें है ये। सेवानिवृत्ति पर माने जाने पर अकार्य दिवस नहीं माना जाता, अकार्य दिवस माना जाता है सेवानिवृत्ति पर। ठीक है, पदोन्नति पर आपके अकार्य दिवस माना जाता है, और अवकाश पर माने जाने पर भी अकार्य दिवस माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपके ये कार्य दिवस नहीं है। ठीक है, ये जो ये बात हो रही है यहाँ पे, ये आपके कार्य दिवस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अकार्य दिवस लिखना। आप क्या लिखना? अकार्य दिवस। ठीक है, यहाँ पे कार्य दिवस नहीं है, अकार्य दिवस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्मचारी के अवकाश के प्रारंभ होने का विशेष दिन माना जाता है। कर्मचारी के अवकाश के प्रारंभ होने का विशेष दिन माना जाता है। तो किस तरीके से माना जाता है, किस में माना जाता है? जब अवकाश प्रारंभ होने का विशेष दिन किस में माना जाता है? ये आपके माना जाता है अकार्य दिवस में। किस में माना जाता है? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ए। ऑप्शन ए। क्या सही रहेगा? ऑप्शन ए, अकार्य दिवस। ठीक है, ये भी किस में संबंधित है? आपके नियम 7(1) में। किस में है? 7(1) में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सेवानिवृत्ति पर जब कर्मचारी माना जाता है तो वह विशिष्ट दिन कहलाता है। तो वह विशिष्ट दिन क्या कहलाता है जब सेवानिवृत्ति पर माना जाता है कर्मचारी को? तो वह दिन माना जाता है, अभी आपको बताया मैंने, सेकंड क्वेश्चन में बताया था, क्या माना जाता है? अकार्य दिवस। क्या माना जाता है? अकार्य दिवस। तो आपके कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी राइट क्वेश्चन होगा, आपका राइट आंसर होगा। सेवानिवृत्ति पर माना जाता है जब, आपको पहले ही बता देता हूँ, सेवानिवृत्ति पर माने जाने पर, पदोन्नति पर और अवकाश पर, तीनों पे ही अकार्य दिवस माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके नियम 7(1) में
है। ठीक है, साथ में आपके परिभाषा से संबंधित है क्वेश्चन। अब है आपका पांचवा क्वेश्चन, आयु की परिभाषा राजस्थान सेवा नियम, आयु की परिभाषा राजस्थान सेवा नियम में किस नियम में परिभाषित है? तो आयु की परिभाषा किस में है? ये आपके ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ए नियम है, कौन सा है? 7(1) में। किस में है? 7(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन है इसके। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 7(4) में क्या आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपके 7(4), क्या 7(4), तो 7(4) में आपके क्या आता है? संवर्ग। क्या आता है? संवर्ग। नियम 8(a) में प्रथम नियुक्ति के समय आयु होती है ना, वो आती है आपके नियम 8(a) में। और नियम 8 में क्या आता है? ये आता है आपके परिवीक्षाधीन। क्या आता है? परिवीक्षाधीन। ठीक है, परिवीक्षाधीन या परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी। तो एक बार आप फिर याद कर ले, नियम 7(1) में आयु, नियम 7(4) में संवर्ग, नियम 8(a) में प्रथम नियुक्ति के समय आयु, नियम 8 में परिवीक्षाधीन या परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, छठे पर। यदि किसी कर्मचारी को अपनी जन्म तारीख में परिवर्तन कराना है, क्या किसमें? जन्म तारीख में परिवर्तन कराना हो, तो सरकार के समक्ष आवेदन किस समय तक कर सकता है वो? तो किस समय तक कर सकता है वो सेवानिवृत्ति से 3 वर्ष पूर्व। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा इसमें। सेवानिवृत्ति से 3 वर्ष पूर्व तक जन्म तारीख में परिवर्तन, अगर उसने 3 साल पहले परिवर्तन नहीं करवाया तो उसको पेंशन ही नहीं मिलेगी। ये कंडीशन हो चुकी है ना, ये हमारे किसी जानकार की कंडीशन हो चुकी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई थी तो उसको पेंशन नहीं मिल रही। ठीक है, तो अगर आप रिटायर होते हैं और आपकी जन्म तारीख में प्रॉब्लम है तो आप 3 साल पहले ही एप्लीकेशन देना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट में, जब जाके आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होएगी और जब जाके आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो आपके छठे क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सेवानिवृत्ति से 3 वर्ष पूर्व। अब ये किस में है भाई? ये किस में लिखा हुआ है? ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है नियम 8(a) में। किस में लिखा हुआ है? नियम 8(a) में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान सेवा नियम 7(2) में परिभाषा दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है? 7(2) में परिभाषा 7 नियम 7 है, वो पूरा परिभाषा से संबंधित है। तो 7(2) में क्या है? 7(1) में क्या थी? आयु। तो 7(2) में क्या है आपको ये बताना है। 7(2) किससे संबंधित है आपके? तो ऑप्शन सी, क्या है? सी, यानी कि शिक्षार्थी अर्थात प्रशिक्षु। ठीक है, अप्रेंटिस किस में आता है? 7(2) में, नियम 7(2) में। अब मैं और बता देता हूँ कि क्षतिपूरक भत्ते किस में आते हैं आपके? ये आते हैं आपके 7(5) में। किस में आते हैं? 7(5) में। संविधान किस में आता है आपके? 7(3) में आता है। ठीक है, समवर्ग किस में आता है? 7(4) में आता है। ठीक है, तो समवर्ग 7(4) में, संविधान 7(3) में, क्षतिपूरक भत्ते 7(5) में। दोस्तों, इनको अच्छे तरीके से क्रमवार याद करने के लिए आप हमारे 5G ट्रैक सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर राजस्थान राजस्थान के जो अभी जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम है उससे संबंधित मैंने पिछले साल के ऑफिशियल पेपर भी डाल रखे हैं, और आपके लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है उनकी भी ट्रिक डाल रखी है, तो आप सभी को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। शिक्षार्थी की परिभाषा किस नियम में है? शिक्षार्थी की बात हो रही है, अभी हमने बात की शिक्षार्थी की बात की थी, और शिक्षार्थी की परिभाषा किस नियम में है? ठीक है, और उसकी प्रति महाराशि किस रूप में दी जाती है? प्रति महाराशि की बात हो रही है, तो वह किस रूप में दी जाती है आपको ये बताना है। तो ये 8वें क्वेश्चन की बात हो रही है आपके। ठीक है, तो इसमें आपके परिभाषा किस नियम में है शिक्षार्थी की, और वह प्रति महाराशि किस रूप में दी जाती है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपके डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नियम 7(2) में है, किसमें? नियम 7(2) में बताया था अभी, और स्टाइपेंड यानी वर्तिका राशि के रूप में दी जाती है। ठीक है, किसके रूप में? वर्तिका राशि के रूप में। ठीक है, वर्तिका राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। शिक्षार्थी काल में व्यक्ति रहता है, जब अप्रेंटिस की बात होती है, अभी बात करी 7(2) में, नियम 7(2) में है। किस में है ये? नियम 7(2) में। तो शिक्षार्थी काल में व्यक्ति किस रूप में रहता है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, प्रशिक्षण पर
परंतु किसी पद पर नियोजित नहीं रहता। क्या हो जाएगा इसमें? प्रशिक्षण पर परंतु किसी पद पर नियोजित नहीं रहता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या रहेगा? प्रशिक्षण पर परंतु किसी पद पर नियोजित नहीं रहता। किसमें है ये? 7(2) में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, शिक्षार्थी को राजस्थान सेवा नियम 7 नहीं है, ये सेवा नियम के अनुसार नियोजित करने का क्या उद्देश्य है शिक्षार्थी को? तो शिक्षार्थी को नियोजित करने का उद्देश्य क्या बनाया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब इसमें आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शनों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है और आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि क्या है भाई इसमें शिक्षार्थी के क्या उद्देश्य है भाई, क्यों नियोजित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपके इसमें ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इसको मैं एक बार वापस कर देता हूँ। इसमें आएगा आपके ऑप्शन बी। सरकारी सेवा में नियोजन को दृष्टिगत रखकर व्यापार व्यवसाय कार्य पर प्रशिक्षण देना। क्या हो जाएगा? सरकारी सेवा में नियोजन को दृष्टिगत रखकर व्यापार या व्यवसाय मतलब ट्रेड में या बिजनेस में प्रशिक्षण देने के लिए अप्रेंटिस को यूज किया जाता है। ठीक है, अप्रेंटिस। ठीक है, अप्रेंटिस की बात होती है और ये किस में होती है? नियम 7(2) में। किस में होती है? नियम 7(2) में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में संवर्ग परिभाषित है? अब संवर्ग की बात हो रही है तो संवर्ग किस में बताया था? मैंने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन में किस में बताया था संवर्ग? तो यह आएगा आपके नियम 7(4) में, मतलब ऑप्शन ए। किसमें आएगा? नियम 7(4) में क्या आएगा? संवर्ग। और इसमें आगे भी बता देता हूँ, नियम 7(4) ए में क्या आएगा आपके? ये बताएगा कोई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यह आएगा आपके 4th क्लास। क्या आएगा? 4th क्लास। 4th क्लास श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी सेवा के लिए किसमें आएगा? 7(4) ए। नियम 7(3) ए किससे संबंधित आएगा? आपके संविधान से। ठीक है, किससे संबंधित आएगा? संविधान से। और 7(2) किससे संबंधित आएगा? आपके अभी बताया था शिक्षार्थी से। किससे आएगा? शिक्षार्थी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय सेवा की नियुक्ति पदोन्नति अथवा वरीयता के लिए प्रत्येक विशिष्ट सेवा के लिए नियम बनाए जाते हैं, उसे विशिष्ट सेवा को क्या कहते हैं? ये एक बात हो रही है आपके राजकीय सेवा के नियुक्ति पदोन्नति अथवा वरीयता के लिए प्रत्येक विशिष्ट सेवा के लिए नियम बनाए जाते हैं, उसे विशिष्ट सेवा को क्या कहते हैं? उन सेवाओं को क्या कहते हैं? तो ये होती है आपके संवर्ग। क्या होता है? संवर्ग। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, संवर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम 13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन है संवर्ग। क्या है? संवर्ग क्या कहलाता है? क्या ऑप्शन क्या है? संवर्ग क्या कहलाता है? तो इसमें क्या आएगा आपके? ऑप्शन ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। किसी सेवा में निश्चित रूप से स्वीकृत स्थायी पदों की संख्या क्या कहलाती है? किसी सेवा में निश्चित रूप से स्वीकृत स्थायी पदों की संख्या आपकी क्या कहलाती है? संवर्ग। ठीक है, किस में आता है संवर्ग? 7(4) में। किस में आता है? 7(4) में। नेक्स्ट 14वां संवर्ग कहलाता है। दोस्तों बार बार में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो रिपीट होने से आपकी मेमोरी में 100% लाइफ टाइम के लिए क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने उसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना उनको सभी को एक साथ में ले लिए। तो नियम आपके 7(4) में क्या आता है? संवर्ग। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, उसकी बात करते हैं। संवर्ग कहलाता है, तो एक बार फिर ऑप्शन है, क्या क्या कहलाता है भाई? तो किसी सेवा में निश्चित रूप से स्वीकृत स्थायी पदों की संख्या, सही बात है। स्थायी पदों के आधार पर सेवा की प्रथम इकाई, ये भी सही बात है। नियुक्ति में पदोन्नति या वरीयता के लिए संबंधित सेवा के बने नियम, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा आपके? उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम अब। कि ऐसी सेवा जिसको प्रभावी वेतनमान की वेतन श्रृंखला 1 या 2 में दिया जाता है। तो वेतन श्रृंखला 1 या 2 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वह सेवा आरएसआर के किस नियम में परिभाषित होती है? तो लेवल 1 या लेवल 2 में जिसको वेतनमान दिया जाता है, तो वह सेवा किस में होती है? अभी बताई थी मैंने, चतुर्थ श्रेणी सेवा। तो वो किस में आती है? चतुर्थ श्रेणी सेवा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि नियम 7(4) चतुर्थ श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, राज्य सरकार में कर्मचारी को जो भत्ते विशेष रूप से राजकीय कार्य निर्वहन के लिए स्वयं के द्वारा
खर्चे की पूर्ति भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। तो खर्चे की पूर्ति के लिए जो भत्ते दिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं वो भत्ते? क्षतिपूरक भत्ते। क्या कहलाते हैं? क्षतिपूरक भत्ते। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। किस में आते हैं क्षतिपूरक भत्ते? नियम 7.5 में। किस में आते हैं? नियम 7.5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षतिपूरक भत्ते की परिभाषा किस नियम में दी गई है? तो क्षतिपूरक भत्ते की परिभाषा किस नियम में दी गई है? अभी बताया मैंने आपको, ऑप्शन सी आएगा 7.5 में। नेक्स्ट बता देता हूँ, नियम 7.4 में क्या था आपके? संवर्ग। क्या था? संवर्ग। नियम 7.4 ए में क्या था? फोर्थ श्रेणी कर्मचारी। नियम 7.6 में क्या आएगा? सक्षम प्राधिकारी। क्या आएगा? सक्षम प्राधिकारी। ठीक है। नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से कौन सा क्षतिपूर्ति भत्ता है? तो इनमें से कौन सा क्षतिपूर्ति भत्ता है? क्षतिपूर्ति भत्ता यात्रा क्षतिपूर्ति भत्ता होता है। ठीक है। यात्रा एक क्या होता है? क्षतिपूर्ति भत्ता। तो इसमें आपके कौन सा है इनमें से क्षतिपूर्ति भत्ता? तो ये आपके ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। क्या कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यात्रा भत्ता। क्या हो जाएगा? यात्रा भत्ता। दोस्तों, क्षतिपूर्ति भत्ता कौन से नहीं होते? तो ये दोनों ऑप्शन है ना, बी और सी, ये याद कर लेना। ये दोनों सत्कार भत्ता, ये भी क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं होता। और विदेश में जलमार्ग से आने जाने का, ये भी क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं होता। क्षतिपूर्ति भत्ता किस में आते हैं? 7.5 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, निम्न में से कौन सा क्षतिपूरक भत्ता नहीं है? ठीक है। क्षतिपूरक भत्ता नहीं लिख रखा है, इसमें लिख लेना क्षतिपूरक भत्ता कौन सा नहीं है। तो नीचे ऑप्शन है आपके, ये ऑप्शन है। ठीक है। कौन सा क्षतिपूरक भत्ता नहीं है? तो नहीं है बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो अभी बताया था मैंने, सत्कार भत्ता और विदेश से जलमार्ग से आने जाने का भत्ता, ये दोनों क्या नहीं होते आपके? क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं होते। तो आपके क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा करेक्ट? क्षतिपूर्ति भत्ता, सत्कार भत्ता नहीं होता और एक विदेश से आना। तो ये किस में आते हैं आपके? नियम 7.5 में, परिभाषा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 20वां, निम्न में से कौन सा क्षतिपूरक भत्ता नहीं है? 20वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा क्षतिपूरक भत्ता नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से देख, जल्दी कौन बताएगा। 20वें क्वेश्चन में कौन सा क्षतिपूरक भत्ता नहीं है? तो अभी बताया मैंने कौन सा नहीं था, सत्कार भत्ता नहीं होता और भारत के बाहर जलमार्ग से आने जाने का भत्ता, दोनों नहीं होते। तो क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यात्रा भत्ता होता है, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता होता है, निर्वाह भत्ता भी होता है। ठीक है। किस में आते हैं ये? नियम 7.5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वें क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान सेवा नियम में सक्षम प्राधिकारी से क्या परिभाषित है? तो राजस्थान सेवा नियम में सक्षम प्राधिकारी से क्या समझते हैं, मतलब आप ये बता दो, इसी से परिभाषित हो जाएगा। तो नियम 21 है ये आपके, ये नियम क्या? क्वेश्चन 21 है। ठीक है। क्वेश्चन 21 में राजस्थान सेवा नियम में सक्षम प्राधिकारी से क्या परिभाषित है? तो आपके इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ऐसे प्राधिकारी जिनको राजस्थान सेवा नियम के अनुसार कार्य करने की शक्तियां दी गई है। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऐसे प्राधिकारी जिनको राजस्थान सेवा नियम के अनुसार कार्य करने की शक्ति दी गई है, वो क्या कहलाते हैं? सक्षम प्राधिकारी। और सक्षम प्राधिकारी आपके नियम 7 और 6 में आते हैं। 7-6 में। किस में आते हैं? 7-6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राजस्थान सेवा नियम में सक्षम प्राधिकारी की सूची किस परिशिष्ट में दी गई है? राजस्थान सेवा नियम में सक्षम प्राधिकारी की सूची किस परिशिष्ट में दी गई है? तो बताइए किस परिशिष्ट में दी गई है सक्षम प्राधिकारी की सूची? तो ये दी गई है आपके परिशिष्ट 9 में। किस में दी गई है? परिशिष्ट 9 में। तो ये विशिष्ट नहीं है, यहाँ पे परिशिष्ट है, 9 लिख लेना। अब ये राजस्थान सिविल सेवा नियम में जाके देखेंगे ना, वहाँ पे दिखेंगे, यहाँ RSR नहीं है, राजस्थान सिविल सेवा नियम। ठीक है। तो वहाँ पे आपके परिशिष्ट 9 में आएंगी। ठीक है। सक्षम प्राधिकारी। फिर एक बार सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा किस में है? 7-6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत जिन प्राधिकारियों को शक्तियां दी गई है, वे अपनी शक्तियों का प्रयोग किन मामलों में कर सकते हैं? तो किन मामलों में कर सकते हैं? 23वां क्वेश्चन बताना है आपको।
सरकार के समय सेवा से संबंधित नियम व वित्तीय नियमों के संदर्भ में सही है। सरकार के सेवा नियमों के संबंध में बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, देख जल्दी कौन बताता है। राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत जिन प्राधिकारियों को शक्तियां दी गई है वह अपनी शक्तियों का प्रयोग किन मामलों में कर सकता है। चलो आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप खुद ही देना, ठीक है। 23वें क्वेश्चन का फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इसका आंसर 23वें क्वेश्चन आपके लिए है। ये 23वें क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताना कि राजस्थान सेवा नियमों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारियों को जो शक्तियां दी गई है वह शक्तियां किन मामलों में प्रयोग कर सकते हैं वो, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट जल्दी ही हम आपको 100 क्वेश्चनों की फिर वीडियो लेके आने वाले हैं। रोज आपको 100 क्वेश्चनों की वीडियो मिलेगी, एक दिन छोड़ के एक दिन या रोज 100 क्वेश्चनों की। तो आपका 100% मतलब ये समझ लो कि 150 नंबर के क्वेश्चन तो यहीं से बाहर जाने वाले नहीं है, इनमें से आ जाएंगे। इनको बस लिख लो आप तो, ठीक है। नेक्स्ट 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसका कमेंट बॉक्स में 23वें क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब देना, ठीक है। संचित निधि से आशय, संचित निधि से आप क्या समझते हैं ये बताओ। संचित निधि से बताओ दोस्तों क्या समझते हो आप, क्या आएगा इसमें बताओ संचित निधि से। तो संचित निधि में आएगा आपके ऑप्शन सी, क्या आएगा ऑप्शन सी, संविधान के अनुच्छेद 266 एक में वर्णित निधि, क्या आएगा तो अनुच्छेद 266 एक में वर्णित निधि। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ये खाली संचित निधि किससे संबंधित है पहले तो ये बतानी है कि राजस्थान RSR में संचित निधि की परिभाषा किस में है। तो ये है आपके 7 में, ठीक है, 7 नियम 7 के 7वें में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, रूपांतरित अवकाश राजस्थान सेवा नियम में दर्शाए गए हैं, आदर्श नहीं है ये दर्शाए गए हैं। रूपांतरित अवकाश राजस्थान सेवा नियम में दर्शाए गए हैं, तो कहाँ दर्शाए गए हैं रूपांतरित अवकाश। तो ये है आपके ऑप्शन ए, क्या है इसमें ऑप्शन ए, RSR के नियम 93(2) में, किस में है रूपांतरित अवकाश। रूपांतरित अवकाश RSR के नियम 93(2) में। अब ये वहां पे तो कंप्लीटली दर्शाए गए हैं रूपांतरित अवकाश, है ना, लेकिन रूपांतरित अवकाश की परिभाषा आपके 7A में है, किस में है रूपांतरित अवकाश की परिभाषा किस में है 7A में। और रूपांतरित अवकाश की डिटेल्ड जो शर्तें हैं वो आपकी किस में है 93(2) में, नियम 93(2) में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 26वें क्वेश्चन की। राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। तो कर्तव्य मतलब ड्यूटी, तो ड्यूटी की बात हो रही है आपके, ड्यूटी किस में परिभाषित किया है, यहाँ पे परिभाषाओं की बात हो रही है अभी तक, ठीक है। आपके नियम 7 है, ठीक है, नियम 7 1 से और नियम 7 40 तक ये सारे परिभाषाओं से संबंधित है, ठीक है। तो कर्तव्य किस में है आपको बताना है, कर्तव्य किस में है बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कर्तव्य किस में है। तो ये हो जाएगा आपके नियम 7 8 में, किस में हो जाएगा नियम 7 8 में। तो अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, नियम 7 4 किससे संबंधित था आपके संवर्ग से, किससे संबंधित था संवर्ग से। नियम 7 12 किससे संबंधित था सार्वजनिक अवकाशों से संबंधित है। ये किससे है सार्वजनिक अवकाशों से, किससे है सार्वजनिक अवकाशों से, ठीक है। और नियम 7 7 अभी बताया था मैंने संचित निधि से, किससे संचित निधि से। तो नियम 7 4 संवर्ग से, नियम 7 12 सार्वजनिक अवकाश से, नियम 7 7 संचित निधि से, और नियम 7 8 अभी बताया कर्तव्य से। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 27वें पर। कर्तव्य में सम्मिलित माना गया है, किस चीज को सम्मिलित माना गया है कर्तव्य में बताओ जल्दी। कर्तव्य में क्या को सम्मिलित किया गया है। तो ये होगा आपके पदभार ग्रहण काल अवधि, सही बात है। परीक्षाधीन प्रशिक्षण काल, ये भी किया गया है। शिक्षार्थी की सेवा यदि बिना व्यवधान के स्थायी पद पर नियोजित किया गया हो, इसको भी किया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। नियम 27 में क्या आएगा मतलब प्रश्न 27 में क्या आएगा आपके उपरोक्त सभी। और कर्तव्य किससे संबंधित है आपके नियम 7 8 से। दोस्तों बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसलिए कर रहा हूँ कि आपको परमानेंट याद हो जाए। फिर भी नहीं हो रहा तो सभी क्लासों की ट्रिक डाल रखी है, उनको आप देखो। पिछले साल का ऑफिशियल पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन डाल रखा है, उसको भी देखो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना नहीं भूले। और कमेंट बॉक्स में हार्ट का निशान भेज दीजिए, जिससे मैं कल और अच्छे तरीके से आपके लिए और भी अच्छे तरीके से डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ।
जिससे आपका अच्छा स्कोर हो जूनियर अकाउंटेंट में और भावी जूनियर अकाउंटेंट आप बने। ठीक है, तो नेक्स्ट 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 28वां क्वेश्चन आपका ये, कर्तव्य से अनुपस्थिति मानी जाती है। कर्तव्य से अनुपस्थिति को क्या माना जाता है? 28वें क्वेश्चन में बताना है आपको क्या माना जाता है। तो ये होगा आपके ऑप्शन सी, बिना आज्ञा सेवा से अवकाश पर रहने की अवधि। क्या कहलाते हैं? बिना आज्ञा सेवा से अवकाश पर रहने की अवधि क्या कहलाती है? कर्तव्य से अनुपस्थिति। ठीक है, और इसमें आएगा आपके कर्तव्य किससे संबंधित है? नियम 7-8 से। इसको भी साथ साथ बार बार में याद करना है अपन को। ठीक है, फिर नियम 29 की बात करते हैं। नियम 29 में जयपुर और जोधपुर के कोषागारों से स्थानांतरित अधिकारी, क्या जयपुर और जोधपुर के कोषागारों से स्थानांतरित अधिकारी को कार्यभार संभालने के लिए कितनी अवधि कर्तव्य के रूप में मानी जाती है? भाई जयपुर और जोधपुर के कोषागारों के जो ट्रांसफर होते हैं किसी अधिकारी का, तो कार्यभार संभालेगा ना, तो उसके अवधि को कर्तव्य मतलब कितने दिन के अंदर ज्वाइनिंग होगी उसकी, तो कितने दिन की अवधि मानी जाती है उसको, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये कितने दिन की होती है? ऑप्शन इसमें आएगा आपके ऑप्शन सी। क्या आएगा? ऑप्शन सी, 7 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 7 दिन की। और ये कहाँ लिखा हुआ है? नियम 7-8 ए। किसमें? नियम 7-8 ए, मतलब ये भी कर्तव्य से ही संबंधित है, इसमें लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये अपवाद है जयपुर और जोधपुर के कोषागार। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित आएगा, जिसमें ये तो अपवाद था, तो इसमें 7 दिन में दे रखा है कि भाई जयपुर जोधपुर के अगर किसी का ट्रांसफर होता है तो 7 दिन के अंदर उसकी ड्यूटी ज्वाइनिंग हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, उसको देखते हैं। सीकर कोषागार से स्थानांतरित अधिकारी को कार्यभार संभालने के लिए कितनी अवधि कर्तव्य के रूप में मानी जाती है? तो कितनी अवधि कर्तव्य के रूप में मानी जाती है सीकर के, मतलब जयपुर जोधपुर के तो 7 दिन के, और बाकी के कितने दिन की मानी जाती है? ये है आपके 3 दिन की। कितने? 3 दिन की। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अन्य जिलों के लिए कितने दिन की होगी? 3 दिन की। और अगर आपके जयपुर की बात हो रही है, ठीक है, और अगर जोधपुर की बात हो रही है, तो इसमें कितने दिन का होएगा? 7 दिन का। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आपके किससे संबंधित है? 7-8 ए से। 7-8, नियम 7-8 ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी अवधि कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से कौन सी अवधि कर्तव्य नहीं है, आपको ये बताना है। बताओ कौन सी अवधि इनमें से कौन कर्तव्य नहीं है? पढ़ के कंप्लीटली बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दो। कौन सी अवधि इनमें से कर्तव्य, कर्तव्य मतलब ड्यूटी नहीं है। 31वें क्वेश्चन की बात हो रही है कि परिवीक्षा दिन प्रशिक्षण अवधि कर्तव्य होता है। आदेशों की प्रतिष्ठा अवधि जो नियम 7-8 में, किसमें? नियम 7-8 में जो छात्रवृत्ति या अन्य प्रकार से राशि प्राप्त करते हुए प्रशिक्षण पर है, तो ये भी सही है 7-8 में भी। भारतवर्ष के विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी को यदि प्रशिक्षण समाप्ति पर सेवा में लिए जाने हेतु चयन किए, तो सेवा पर प्रशिक्षण के तुरंत बाद ही कार्य ग्रहण करने की, तो ये भी सही है। तो भाई 3 ऑप्शन तो सही है आपके। कर्तव्य नहीं बताना है आपको, ये तीनों तो कर्तव्य हैं। तो आपके नीचे चलते हैं, नीचे 3 ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन थोड़ा नीचे गया। डी ऑप्शन आपके, डी ऑप्शन है राजस्थान लोक सेवा से चयन के तुरंत बाद नए पद पर कार्यक्रम करने की अवधि। ठीक है, कार्यक्रम नहीं है, ये कार्य ग्रहण है यहाँ पे। ठीक है, कार्य ग्रहण करने की अवधि राजस्थान लोक सेवा से चयन के तुरंत बाद, तो यही आपका गलत ऑप्शन है। ठीक है, यही ऑप्शन गलत है ये। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा इसमें? 31वें क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आरपीएससी के सदस्य चयन के तुरंत बाद नए पद पर कार्यक्रम करने की अवधि, तो ये क्या कहलाती है? आपके कर्तव्य, इसको ड्यूटी नहीं माना जाता। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 32वां। राजस्थान सेवा नियम में शुल्क को परिभाषित किया गया है। शुल्क मतलब फीस, तो ये किस में आता है? ये बताना है आपको। शुल्क की बात हो रही है, तो ये किस में परिभाषित किया गया है शुल्क? तो ये है आपके ऑप्शन सी। किसमें? ऑप्शन सी, यानी कि 7-9, नियम 7-9। अब इसमें मैं आपको 4 ऑप्शन बताऊंगा। नियम 7-9 आपके शुल्क से संबंधित है। तो नियम 7-6 सक्षम, किससे संबंधित है? आपके सक्षम। ठीक है, सक्षम प्राधिकारी से संबंधित है नियम 7-6। नियम 7-12 ये आपके सार्वजनिक अवकाश से, किससे है? सार्वजनिक अवकाश से। ठीक है, और नियम 7-11 यह है आपके विभागाध्यक्ष से, किससे संबंधित है? विभागाध्यक्ष से संबंधित है।
विभागाध्यक्ष है 7, नियम 7/11 किसे है? विभागाध्यक्ष। नियम 7/12 सार्वजनिक अवकाश, और नियम 7/6 सक्षम प्राधिकारी, ठीक है, और नियम 7/9 फीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 33वां, कर्मचारी द्वारा प्राप्त राशि शुल्क कहलाती है, सही बात है। तो इनमें से कौन सी राशि है जो शुल्क कहलाती है? बताओ इनमें से कौन सी है? किसी अन्य अशासकीय संस्था में किए गए अतिरिक्त कार्य की राशि, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन हो गया आपके, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। फीस, तो ये किससे संबंधित है? नियम 7/9 से। किसमें संबंधित है? नियम 7/9 में आपके शुल्क है, ठीक है। और क्या होती है? किसी अन्य अशासकीय संस्था में किए गए अतिरिक्त कार्य की राशि क्या होगी? आपके शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कर्मचारी को प्राप्त आवर्तक या अनावर्तक राशि जो केंद्र या राज्य की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से प्राप्त होती है। अब ये आपके क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़िए। राज्य कर्मचारी के आवर्तक या अनावर्तक राशि जो केंद्र या राज्य की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? तो 34वां क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। तो क्या कहलाएगी वो? यही है वो, क्या कहलाएगी? शुल्क। क्या कहलाएगी? शुल्क, ऑप्शन सी। तो इसमें ये किससे संबंधित है? आपके नियम 7/9 से संबंधित। किससे है? नियम 7/9 में शुल्क है, और इसकी परिभाषा ये है, आवर्तक या अनावर्तक राशि जो केंद्र या राज्य की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से प्राप्त होती है। मानदेय किस में आता है? आपके नियम 7/13 में। किस में आता है? नियम 7/13 में। और अनुपार्जित आय ये नहीं आती, उपार्जित आय ये भी नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। राजस्थान सेवा नियम के नियम 7/10 में परिभाषा किसकी है? नियम 7/10 में किसकी परिभाषा है? तो ये है आपके नियम 7/10 में है आपके वैदेशिक सेवा की। किसकी है? वैदेशिक सेवा, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, वैदेशिक सेवा। और शुल्क किस में है? अभी बताया मैंने 7/9 में, ठीक है। अवकाश में आपके अवकाश अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन इसमें 7/12 आएगा, ठीक है। 7/12 किससे संबंधित है? आपके अवकाश से संबंधित है। इसमें टोटल 13 तरीके के अवकाश आएंगे 7/12 में, ठीक है। मानदेय यह आएगा आपके नियम 7/13। शुल्क 7/9, अवकाश 7/12 और मानदेय 7/13, वैदेशिक सेवा 7/10, ठीक है। और डिटेल से जानने के लिए हमारी राजस्थान सेवा नियम की ट्रिक के साथ वीडियो डाली गई है, उनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां, वैदेशिक सेवा में राज्य कर्मचारी वेतन एवं भत्ते प्राप्त नहीं करता। वैदेशिक सेवा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो राज्य कर्मचारी है, वेतन एवं भत्ते प्राप्त नहीं करता। तो कैसे नहीं करता ये बताओ, कहाँ से नहीं करता? तो ये है आपके राज्य की संचित निधि से। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए, राज्य की संचित निधि से कर्मचारी वेतन एवं भत्ते प्राप्त नहीं करता, ठीक है। राज्य की संचित निधि से नहीं करता। ये कहाँ लिखा हुआ है? नियम 7/7 में। किसमें लिखा हुआ है? 7/7 में। संचित निधि किससे संबंधित है? नियम 7/7 में। और स्थायी निधि किसमें संबंधित आएगी? आपके 7/18 में। किसमें आएगी? नियम 7/18 में स्थानीय निधियों की बात होगी। स्थानीय निधियों की बात 7/18 में बात होगी, और संचित निधि की बात हुई थी अपने 7/7 में। और वैदेशिक सेवा आपके किस में हुई थी? 7/10 में। किस में हुई थी? 7/10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपत्रित अधिकारी को राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में परिभाषित किया गया है? अब राजपत्रित अधिकारी की बात हो रही है 37वें में, तो किस नियम में है ये? आपके नियम 7/10 में। किस में है? नियम 7/10 में, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। नियम 7/10 में क्या है? राजपत्रित अधिकारी। और नियम 7/10 में अभी बताया मैंने क्या है? वैदेशिक सेवा। क्या है? वैदेशिक सेवा। नियम 7/11 में क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, विभागाध्यक्ष। क्या है? विभागाध्यक्ष किस में आएगा? आपके नियम 7/11 में। नियम 7/1 में क्या आएगी? आपके आयु। क्या आएगी? आयु। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन, राजपत्रित अधिकारी निम्न में से नहीं है। राजपत्रित अधिकारी निम्न में से नहीं है, तो किन में से नहीं है राजपत्रित अधिकारी?
थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ, कंप्लीटली दिख नहीं रहा। तो यह है राजपत्रित अधिकारी, इनमें से कौन सा नहीं है बताना है आपको, ठीक है। 38वें क्वेश्चन में तो कौन सा नहीं होता भाई? अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी होता है, राजस्थान सिविल सेवा वाला भी होता है, संविदा के तहत जिनको राजपत्रित ये भी होता है, सेवानिवृत्त नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेवानिवृत्त राज्य सेवा अधिकारी राजपत्रित अधिकारी नहीं होता। तो और ये किस नियम में है आपके? 710A में। किस में है? 710A में किसकी बात होती है? राजपत्रित अधिकारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार विभागाध्यक्ष कहलाते हैं किस परिशिष्ट में उल्लेखित है? विभागाध्यक्ष किस में आते हैं? कौन से परिशिष्ट में आते हैं आपके विभागाध्यक्ष? 39वां क्वेश्चन बताना है आपको, विभागाध्यक्ष किस में आते हैं? परिशिष्ट 14 में। किस में आते हैं? परिशिष्ट 14 में क्या आते हैं आपके? विभागाध्यक्ष। क्या आते हैं? विभागाध्यक्ष, ठीक है। विभागाध्यक्ष परिशिष्ट 14 में। परिशिष्ट 9 में क्या आते हैं आपके? सक्षम प्राधिकारी। क्या आते हैं? सक्षम प्राधिकारी किस में आते हैं आपके? परिशिष्ट 9 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 39वां क्वेश्चन, सार्वजनिक अवकाश राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में परिभाषित है? सार्वजनिक अवकाश की बात होती है, मैंने अभी बताया आपको। सार्वजनिक अवकाश 7/12 में। किस में आएंगे? 7/12 में। तो ये पहला ही ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, पूरे ऑप्शन पढ़े ही नहीं हम उसके पहले ही, ठीक है। 7/12 में क्या आ जाएगा? नियम 7/12 क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन से हो जाएगा। नियम 7/12 में क्या आएंगे? सार्वजनिक अवकाश, ठीक है। 7/12A में क्या आएंगे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। किस में आएगा आपके? नेगोशिएबल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये 1956 का एक्ट है। ये किस में आएगा आपके? किस में आएगा ये आपके? 7/12A में। किस में आएगा? 7/12A में, ठीक है। ये भी अवकाश से संबंधित है। नेक्स्ट नीचे चलते हैं थोड़ा, इसके बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। नियम 710A। नियम 710A में अभी बताया, ये अभी बताया राजपत्रित अधिकारी क्या होगा? राजपत्रित अधिकारी, ठीक है। राजपत्रित अधिकारी होगा। नियम 710B ये होता है आपके अर्धवेतन अवकाश। क्या होता है? अर्धवेतन अवकाश, ठीक है। अर्धवेतन अवकाश किससे संबंधित होगा? आपके 710B से। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वें पे चलते हैं। ये है आपके सार्वजनिक अवकाश है, यहाँ पे सजनी नहीं है ये, ठीक है। सजनी नहीं है यहाँ पे। सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की कौन सी विधि नियमों में नहीं है? सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की कौन सी विधि नियमों में नहीं है? तो ये कौन सा होएगा आपके? इसमें पढ़ लो एक बार कौन सा होगा। नेगोशिएबल एक्ट अभी बताया था मैंने, सही है। राज्य के विज्ञप्ति के माध्यम से घोषित अवकाश, ये भी सही है। कार्यालय आदेश द्वारा घोषित अवकाश जिसका एक्ट में प्रावधान है, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा आपके उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हो जाएगा आपके डी ऑप्शन, ठीक है। सार्वजनिक अवकाश किससे संबंधित है? कौन से नियम में है? नियम 7/12 में। किस में आएंगे आपके? नियम 7/12 में। किस में आएंगे? नियम 7/12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सेवा नियम के नियम 713 के अनुसार कर्मचारी को परिभाषित मानदेय के रूप में कर्मचारी को कौन सी राशि मिलती है? भाई नियम 713 की बात होती है एक तो, ठीक है, और मानदेय की बात हो रही है। तो कर्मचारी को कौन सी राशि मिलेगी? 42वें की बात हो रही है। कौन सी राशि मिलेगी भाई 713 के अनुसार? तो इसमें होगा आपके सरकार में विशिष्ट प्रकृति के कार्य अतिरिक्त रूप में करने पर, ठीक है। सरकार में विशिष्ट रूप से अतिरिक्त कार्य करने पर मानदेय के रूप में राशि मिलती है। तो ये मानदेय की बात कहाँ होती है? नियम 713 में। किसकी बात होती है? मानदेय की। किसकी? होनोरेरियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदभार ग्रहण काल अवधि स्वीकृत की जाती है। तो कब स्वीकृत की जाती है भाई पदभार ग्रहण काल अवधि? ये आपको क्वेश्चन थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। पदभार ग्रहण काल अवधि स्वीकृत की जाती है, तो कब की जाती है पदभार ग्रहण काल अवधि? क्वेश्चन नंबर 43, कब की जाती है? कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने पर यात्रा के लिए दिए गया समय वो होता है ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है। ज्वाइनिंग टाइम की बात हो रही है, तो ये होगा आपके ऑप्शन बी। क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी, ठीक है। कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने पर यात्रा के लिए दिए गए समय क्या कहलाएगा? आपके पदभार ग्रहण काल
अवधि। ठीक है, पदभार ग्रहण काल अवधि किस नियम में आती है? नियम 7/14। किस में आती है? नियम 7/14 में। नियम 7/13 में क्या आई थी? मानदेय। नियम 7/12 में सार्वजनिक अवकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44वें क्वेश्चन पर जाते हैं और 44वें क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान सेवा नियम की परिभाषा। नियम 7/15 में निम्न में से कौन सा अवकाश अवकाश की श्रेणी में नहीं आता? ठीक है, अब नियम 7/15 में आपके अवकाश आते हैं। नियम 7/12 में तो सार्वजनिक अवकाश आते थे। ठीक है, और नियम 7/15 में आपके 13 अवकाश है। अब वो कौन कौन से अवकाश है? ये आपके एक तो हो जाएगा उपार्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, रूपांतरित अवकाश, विशेष चिकित्सा अवकाश, असाधारण अवकाश, असमर्थ अवकाश, मातृत्व, पितृत्व, दत्तक ग्रहण, चाइल्ड केयर। तो ऐसे 13 प्रकार के अवकाश होते हैं। वो किस में आते हैं? आपके नियम 7/15 में। किस में आते हैं? नियम 7/15 में। तो इनमें से कौन सा, इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि वो कौन सा उस 7/15 में नहीं आता। तो ये है ऑप्शन आपके सी, आकस्मिक अवकाश। आकस्मिक अवकाश नहीं आता दोस्तों, ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अदेय अवकाश आता है, अध्ययन अवकाश आता है। ठीक है, असाधारण अवकाश आता है। तो मैंने अभी आपके बोले थे सारे 13 अवकाश और 3 इनको मिला लेना। ठीक है, ऐसे टोटल 13 अवकाश है जो नियम 7/15 में आते हैं। तो ये 7/15 किससे संबंधित है? आपके अवकाश से। किससे संबंधित है? अवकाश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही हम नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इतने ही सारे 100 क्वेश्चन है तो 100 ही और लेके आएंगे। 100 क्या, ये पूरे कंप्लीट जब तक जितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना उतने सारे क्वेश्चन लेके आएंगे और सभी को डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ सॉल्व कराएंगे। ठीक है, फालतू की बात ही नहीं होगी, टाइम वेस्ट है ही नहीं। ठीक है, तो 45वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो 45वां क्वेश्चन आपके राजस्थान सेवा नियम के अनुसार कौन सा अवकाश अवकाश की श्रेणी में नहीं आता? इनमें से बताना आपको कौन सा अवकाश अवकाश की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, तो बताओ भाई। देखो, चिकित्सालय अवकाश था, विशेष चिकित्सा था, अध्यय अवकाश था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अवकाश किससे संबंधित थे? 7/15, नियम 7/15। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। अवकाश काल में कर्मचारी को जो राशि दी जाती है वह कहलाती है। अवकाश काल में कर्मचारी को जो राशि दी जाती है अवकाश काल में, उसको क्या कहलाती है? उसका नाम बताइए जल्दी। कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में? उसको कहते हैं हम अवकाश वेतन। क्या कहते हैं? उसको अवकाश वेतन कहते हैं भाई। अवकाश टाइम पे जो राशि दी जाएगी उसको अवकाश वेतन कहेंगे। अब वेतन किस में आएंगे? आपके नियम 7/24 में। वेतन की परिभाषा किस में है? नियम 7/24 में। ठीक है, अवकाश वेतन किस में आ गए? नियम 7/16 में। 7/15 में तो अवकाश आए थे, नियम 7/16 में क्या है? अवकाश वेतन। ठीक है, निर्वाह अनुदान आएगा आगे आपके 7/33 में। किस में आएगा? 7/33 में। और मानदेय अभी निकल गया 7/13 में। ठीक है, 13 मान। ठीक है, इसी तरीके से लिख लेना 13 मान। ठीक है, तो 13 मानदेय मानदेय। ठीक है, निर्वाह अनुदान 7/33 में आएगा। अवकाश वेतन अवकाश आएगा 7/24। ठीक है, 7/15 में अवकाश, 7/16 में अवकाश वेतन। दोस्तों इसको यहाँ से याद नहीं होंगे, एक बार आप ट्रिक देखिए इनकी, अवकाशों से संबंधित ट्रिक अध्याय 2 राजस्थान सेवा नियम में है, तो उसको ट्रिक जाके देखिए शुरू से अंत तक बिना स्किप किए, आपको 100% हिस्टोरी की तरह याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम 47वें क्वेश्चन की। वेतन 7/24 में, अवकाश वेतन 7/16 में, 7/15 में अवकाश, निर्वाह अनुदान 7/33 में क्या आएगा? निर्वाह अनुदान, और मानदेय 7/13 में। 47वां, अवकाश वेतन किस नियम में परिभाषित है? अवकाश वेतन की बात हो रही है, अभी आया था अपने। अवकाश वेतन किस में आएगा? आपके 7/16 में। किस में आएगा? 7/16 में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट है। 7/15 में क्या आएंगे? आपके अवकाश। क्या आएंगे? अवकाश। ठीक है, और 7/11 में क्या आएंगे? आपके विभागाध्यक्ष बताया था अभी, क्या आएगा? विभागाध्यक्ष। और 7/15 ए नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48वें पे चलते हैं। राज्य कर्मचारी जब अवकाश पर रहता है तो मासिक वेतन किस रूप में प्राप्त करता है? राज्य कर्मचारी की बात हो रही है, जब वह अवकाश पे रहता है तो वह किस रूप में मासिक वेतन प्राप्त करता है? राज्य कर्मचारी बताइए, अभी आया था ये क्वेश्चन,
किस पे करता है? अवकाश वेतन पे। किस पे बात करता है? अवकाश वेतन। और अवकाश वेतन किस में संबंधित है? नियम 7(16) में। वेतन किस में आएंगे आपके? 7(24) में वेतन आएंगे, ठीक है। और आपके मानदेय अभी 7(13) में आएगा, ठीक है। तो मानदेय 7(13), अवकाश वेतन 7(16), और केवल अवकाश किस में आएंगे? 7(15) में क्या आएंगे? केवल अवकाश। और वेतन 7(24) में। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन, स्थानीय निधि से क्या आशय है भाई? क्या समझते हो आप स्थानीय निधि से? लोकल, ठीक है, लोकल फंड से क्या समझते हो बताओ। तो इसमें अब बात करते हैं स्थानीय निधि की। स्थानीय निधि को मैंने आपको बताया था, स्थानीय निधि में कौन से नियम में आती है? आपके 7(18) में। किस में आएगी? 7(18) में क्या आएगी? स्थानीय निधि, ठीक है। संचित निधि किस में आई थी? 7(7) में क्या आई थी? संचित निधि। तो 7(18) में क्या आएगी? आपके स्थानीय निधि। तो सरकारी नियंत्रण के निकाय द्वारा अर्जित राजस्व, सही है। तो आपके पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा? सरकारी नियंत्रण के निकाय द्वारा अर्जित राजस्व क्या किस में आएगी? स्थानीय निधि में, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपके गलत होंगे। नीचे देख लेते हैं एक बार कौन से ऑप्शन है। 49 में, राज्य में स्थानीय करों से प्राप्त राजस्व, किसी निजी भ्रम की निधि, उपरोक्त सभी। तो पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्या रहेगा? सरकारी नियंत्रण के निकाय द्वारा अर्जित राजस्व। स्थानीय निधि किस में आती है? आपके 7(18) में। किस में आती है? 7(18) में। और 7(7) में क्या आती है? आपके संचित निधि, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 50वें क्वेश्चन पर, ठीक है। 50वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट है, RSR के किस नियम के अनुसार राज्यपाल किसी संस्था या निकाय की निधि को स्थानीय निधि घोषित कर सकता है? बताओ भाई। राज्यपाल जी हैं, वो किसी संस्था या निकाय की निधि को स्थानीय निधि किस नियम से घोषित कर सकता है? ये बताना है आपको। स्थानीय निधि किस नियम से घोषित कर सकता है राज्यपाल जी महोदय? तो ये बताना है आपको। ये तो पता ही है कि स्थानीय निधि किस में आती है? 7(18) में। तो राज्यपाल जी किस नियम से करेंगे ये बताना है। तो ये इसी का ही कोई नियम होगा। तो ये होगा आपके 7(18)(b), नियम 7(18)(b के अकॉर्डिंग, ठीक है। राज्यपाल महोदय किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं? नियम 7(18)(b के अकॉर्डिंग। अब नियम 7(18) में क्या क्या आएगा ये बताओ आप मुझे। नियम 7(18) में तो संचित निधि बताई थी, वो सॉरी, स्थानीय निधि बताई थी मैंने, ठीक है। नियम 7(18)(a) में क्या आएगा? तो ये होएगा बजट स्वीकार करना, पदों का सृजन करना, भरना, पेंशन के नियम, सब इसमें आएंगे नियम 7(18)(a) में, ठीक है। किस में आएंगे? बजट, पेंशन, ठीक है। लोकल फंड से रिलेटेड की बात हो रही है, ठीक है। पेंशन, पेंशन हो गई आपके। तो पदों का सृजन करना क्या होएगा? पदों का सृजन करना, ठीक है। नियम 7(11) में क्या बताया था? विभागाध्यक्ष। क्या होता है? विभागाध्यक्ष। नियम 7(19) में ये नया है, मंत्रालय कर्मचारी आते हैं इसमें। क्या आते हैं? मंत्रालय कर्मचारी। क्या आएंगे इसमें? मंत्रालय कर्मचारी, ठीक है। क्या आएंगे इसमें? मंत्रालय कर्मचारी। किस में आएंगे? नियम 7(19) में। तो इसमें 50वें का आपका ऑप्शन क्या रहेगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं 51, विभिन्न निकायों द्वारा प्राप्त राजस्व जो किसी अधिनियम की शक्ति वाले नियमों के आधार पर सरकार के नियंत्रण में आता है। तो सरकार के नियंत्रण में आता है वह क्या कहलाता है? राजस्व की बात हो रही है और सरकार के नियंत्रण की बात हो रही है, तो सीधे सट स्थानीय निधि पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? स्थानीय निधि पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। किस में आती है? 7(18) में। हर क्वेश्चन में मैं आपको हर नियम बताऊंगा जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। 7(7) में क्या आएगी? आपकी संचित निधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52वें क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी संस्था निकाय की निधि को किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय निधि, नीति नहीं है ये, यहाँ पे स्थानीय निधि घोषित करने का, स्थानीय निधि घोषित करने का अधिकार किस प्राधिकार को होता है? तो कौन करते हैं भाई? अभी बताया था राज्यपाल महोदय जी करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय निधि को घोषित कर देते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय। किस नियम में आया था? ये पहले नियम आया था, किसमें है? 7(18)(ख। किस में आता है? 7(18)(ख, ठीक है। विभागाध्यक्ष किस में आता है? 7(11) में। किस में आता है? विभागाध्यक्ष 7(11) में। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, विभिन्न निकायों द्वारा प्राप्त राजस्व
पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ऑप्शन नीचे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना क्योंकि एक बार में स्क्रीन पर नहीं आ रहा। विभिन्न निकाय द्वारा प्राप्त राजस्व जिसको राज्यपाल द्वारा स्थानीय निधि घोषित किया गया है वह निकाय सरकार के नियंत्रण में आ सकता है। किन मामलों के नियंत्रण में रहता है वो, ये बताना है आपको, किन मामलों के नियंत्रण में रहता है। 53वां क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको मामले बताना है जिनमें नियंत्रण, कंट्रोलिंग रहता है राज्यपाल द्वारा, ठीक है। तो नीचे चलते हैं अपन ऑप्शन पे। ये ऑप्शन है, उस संस्था का बजट स्वीकार करना, विशिष्ट पदों का सर्जन अथवा उन्हें भरने की स्वीकृति देना, अवकाश, पेंशन आदि के नियम बनाना। तो इनमें से कौन से हैं? सारे के सारे ही हैं ये तो, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें आपके? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भाई उस संस्था का बजट स्वीकार करना सही है, विशिष्ट पदों का सर्जन करना मैंने बताया था अभी, ये है आपके 718 कै में। ये जो लाइन है बी वाली किस में है? ये 718 कै में। अवकाश, पेंशन आदि के नियम बनाना, ये सारी पूरी तीनों लाइनें किससे संबंधित है? 718 कै से संबंधित, ठीक है। तो 53वें क्वेश्चन में क्या आएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 54वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मंत्रालय कर्मचारी आरएसआर के किस परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं? ठीक है, किस परिशिष्ट में है मंत्रालय कर्मचारी? बात करो, बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। मंत्रालय कर्मचारी आरएसआर के किस परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं? अरे भाई जवाब भी दिया करो भाई, वीडियो देखते हो आप, कमेंट नहीं करते, ट्रिक वाली भी देखते हो, ज़्यादा नहीं तो 100-150 बंदे तो देख रहे हो। तो आप बताइए जल्दी, मंत्रालय कर्मचारी आरएसआर के किस परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं? 54वां क्वेश्चन। तो ये होगा आपके डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। परिशिष्ट 12 भाग 2 में किस में होगा? परिशिष्ट मंत्रालय कर्मचारी किस में आएंगे? परिशिष्ट 12 और भाग 2 में किस में आएगा? और वैसे मंत्रालय कर्मचारी की परिभाषा किस में है? अभी मैंने बताया था, कौन बताएगा जल्दी? मंत्रालय कर्मचारी की परिभाषा किस में है? 7-19 में। किस में है? 7-19 में, ठीक है। और मंत्रालय कर्मचारी के किस में दर्शाए गए, कौन से परिशिष्ट में है? तो ये है परिशिष्ट 12 भाग 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे लगा लेना ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55वां। माह की परिभाषा आरएसआर के किस नियम में दी गई है? माह की बात हो रही है, महीने की, किस नियम में बताओ? माह की परिभाषा तो यह है आपके नियम 7-20। किस में है? नियम 7-20 में क्या है? माह। नियम 7-21 में क्या है भाई? यह आपके डिलीट कर दिया, डिलीट मतलब विलोपित कर दिया, ठीक है। और नियम 7-19, नियम 7-19 में अभी मैंने आपको बताया मंत्रालय कर्मचारी, क्या आएंगे इसमें? मंत्रालय कर्मचारी, मंत्रालय कर्मचारी। नियम 7-18 में क्या आएगी? अभी बताई मैंने, स्थानीय निधि। क्या आएगी? स्थानीय, स्थानीय निधि किस में आएगी आपके? 7-18 में। और 7-7 में क्या आएगी? संचित निधि, ठीक है। नियम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राज्य कर्मचारी 23 जनवरी को अवकाश पर प्रस्थान करता है और 3 माह 20 दिन तक अवकाश पर रहता है। कितनी तारीख को जाते हैं वो? 23 जनवरी को जाते हैं और 3 माह 20 दिन तक अवकाश पर रहते हैं। तो अवकाश वेतन किस दिनांक तक दिया जाएगा? तो भाई ये इसमें यही बात ध्यान रखने योग्य है इसमें कि महीने को हमेशा 30 दिन का गिना जाता है यहाँ पे, वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैलेंडर वर्ष के अकॉर्डिंग महीने को 30 दिन का गिना जाता है। तो 30 दिन में, अब देख लो आप यहाँ पे 30 दिन करोगे तो जनवरी में आपके एक दिन बच जाएगा, ठीक है। ऐसे आपके फरवरी में तो नहीं बचेगा, फरवरी को 30 दिन का ही माना जाता है वैसे भी। और आपके ऐसे मार्च में बच जाएगा एक दिन का, ठीक है। अब 30-30 दिन के 3 महीने, तो ऐसे कर लो, तो जनवरी से फरवरी, ठीक है, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, ठीक है। भाई जनवरी से आपके फरवरी 1 है ना, फरवरी से मार्च 2, ठीक है। और मार्च से अप्रैल 3। और फिर कितने दिन का बचा? 20 दिन का और बचा, उसको जोड़ोगे तो आपके पास ये होगा 20 दिन का वो, और 2-2 इनमें से बचेंगे, तो ये जोड़ लो बाकी आप, 23 में 22 जोड़ लो, ठीक है। तो ये कितने हो जाएगा आपके? नेक्स्ट टोटली अब इसको जोड़ लो आप, नेक्स्ट आगे, तो ये 11 मई आ जाएगा। कितने हो जाएगा? कितने हो जाएगा? 11 मई। ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 11 मई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 57 किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 57। एक राज्य कर्मचारी 2 जनवरी से 1 मार्च तक सेवाओं में अनुपस्थित रहता है और उसकी सेवा से अनुपस्थिति अवधि कितनी रहेगी? भाई 2 जनवरी से 1 मार्च तक अनुपस्थित रहता है तो कितनी रहेगी उसकी सेवा की अवधि? तो जनवरी के कंप्लीट गिन लो। ठीक है, जनवरी के कितने हो जाएंगे? 30। ठीक है, ऐसे ही आपके फरवरी के हो जाएंगे 30, कंप्लीट माने जाते हैं महीने के अकॉर्डिंग। और 1 डे और रहेगा। ठीक है, 1 डे इनमें से रहेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके? 2 माह और 1 दिन। और कमेंट बॉक्स में दिया करो जवाब फटाफट दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58। स्थानीय नियोजन के कर्मचारी होते हैं। स्थानीय नियोजन के कर्मचारी क्या होते हैं बताओ? 58वें क्वेश्चन में स्थानीय नियोजन के कर्मचारी होते हैं। पहले तो ये बताओ स्थानीय नियोजन कौन से नियम से संबंधित है? तो ये है आपके नियम नंबर 7/22 से। किससे संबंधित है? नियम 7/22 में क्या आएंगे आपके? स्थानीय नियोजन के कर्मचारी। ठीक है, तो क्या होते हैं स्थानीय नियोजन के? तो ये हो गया मात्र स्थायी कर्मचारी होते हैं, सही है। मौलिक रूप से स्थायी रिक्त पद पर नियुक्त अस्थायी कर्मचारी, ये भी सही है। स्थायी रूप से रिक्त पद पर नियुक्त कर्मचारी, ये भी सही है। स्थायी पद पर अस्थायी और स्थायी पर नियुक्त और स्थायी। ठीक है, तीन ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। वही स्थानीय नियोजन, स्थानीय नियोजन के कर्मचारी होते हैं तो कैसे होते हैं? अभी स्थानीय नियोजन किस में आते हैं आपके? नियम 7/22 में। किस में आते हैं? नियम 7/22 में। तो किस में आते हैं? नियम 7/22 में। और ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मौलिक रूप से स्थायी रिक्त पदों पर नियुक्त कर्मचारी अनुबंधित नहीं होते। ठीक है, अनुबंधित नहीं होते, शिक्षार्थी भी नहीं होता, दैनिक वेतनभोगी भी नहीं होता। तो क्या हो जाएगा आपके? मौलिक रूप से स्थायी रिक्त पदों पर नियुक्त कर्मचारी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 60वें क्वेश्चन पर। स्थायी नियोजन के कर्मचारी नहीं होते, अब इनमें से बताना है कि कौन से नहीं होते। ठीक है, कौन से नहीं होते? 60वें क्वेश्चन बताना है कौन से नहीं होते। तो आपके शिक्षार्थी नहीं होते, सही है। अनुबंधित कर्मचारी भी नहीं होते, दैनिक वेतनभोगी भी नहीं होते। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तीनों के तीनों ही स्थायी नियोजन के नहीं होते। और स्थायी नियोजन के कर्मचारी किस में आते हैं? नियम 7/22 में। किस में आते हैं? नियम 7/22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 61। स्थानापन्न नियुक्ति के समय कर्मचारी अपना पदाधिकार रखता है। स्थानापन्न नियुक्ति होती है उसके समय कर्मचारी अपना पदाधिकार कैसे रखते हैं? तो बताओ कैसे रखता है? तो ये रखते हैं अपने अपने मूल पद पर। कैसे रखते हैं? अपने मूल पद पर। किस पे रखते हैं? अपने मूल पद पर रखते हैं। स्थानापन्न नियुक्ति के समय कर्मचारी अपना पदाधिकार रखता है। कैसे रखता है? अपने मूल पद पर रखते हैं। ठीक है, किस पर रखते हैं? अपने मूल पद पर। वही फिर स्थानापन्न नियुक्ति किससे संबंधित होती है? आपके नियम 7/23 से। किससे संबंधित है? नियम 7/23 में क्या आएगी आपके? स्थानापन्न नियुक्ति। नियम 7/22 में क्या आई थी आपके? स्थायी नियोजन। दोस्तों जिस भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी वो लाइक कर दे और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला और भी बुलंद होगा, तो हम आपके लिए और भी अच्छे तरीके से सॉल्यूशन लेके आएंगे और अच्छे अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए वो लेके आएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जस्ट इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगी। रोज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार नहीं तो 2 बार, इससे बाहर क्वेश्चन जाएंगे नहीं। अरे कितने जाएंगे? एक एक नियम के 3-3 क्वेश्चन हो रहे हैं तो कैसे बाहर जाएंगे आप बताओ। तो नियम 62 वेतन की परिभाषा। ठीक है, वेतन की परिभाषा राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में है? मैंने पहले ही बता दिया आपको, नियम 7/24 में। किस में है? नियम 7/24 में क्या है आपके? वेतन की परिभाषा। क्या है? वेतन की परिभाषा किस में है? नियम 7/24 में। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए नियम 7/8, नियम 7/18, नियम 7/11। कमेंट बॉक्स में तीनों को बताइए। कमेंट बॉक्स में नियम 7/8, नियम 7/18, नियम 7/11। जल्दी से बताओ कौन बताएगा नियम 7/8 में क्या है?
नियम 7-8 में कौन सा आता है? मैंने पढ़ा दिया आपको, नियम 7-8 किससे संबंधित है? बताओ जल्दी से। 62वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, जल्दी बताओ। नियम 7-8 में कौन सा आएगा? हाँ, कर्तव्य। क्या आएगा? कर्तव्य। सबके पहले बता दें, वो कर्तव्य आएगा। नियम 7-8 में क्या आएगा? कर्तव्य। नियम 7-18 में क्या आएगा बताओ? अभी निकला है थोड़ी देर पहले। स्थानीय निधि। क्या आएगा? स्थानीय निधि। क्या आएगा? स्थानीय निधि। और नियम 7-18 में तो स्थानीय निधि है, तो संचित निधि किस में है? 7-7 में। किस में है? 7-7 में। 7-11 में क्या है? विभागा अध्यक्ष। क्या है? 7-11 में क्या है? विभागा अध्यक्ष। ठीक है। तो नियम 7-24 में क्या है? आपके वेतन। नियम 7-8 में कर्तव्य। नियम 7-18 में स्थानीय निधि। नियम 7-11 में विभागाध्यक्ष। नियम 7-7 में संचित निधि। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। कर्मचारी वेतन एवं भत्ते प्राप्त नहीं करता जब नियुक्त होता है। तो कर्मचारी वेतन भत्ते कब प्राप्त नहीं करता, ये बताओ आप। कर्मचारी वेतन एवं भत्ते कब प्राप्त नहीं करता, बताओ फटाफट। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, प्रोबेशनल ट्रेनी के रूप में। क्या आएगा? प्रोबेशनल ट्रेनी के रूप में कर्मचारी वेतन भत्ते प्राप्त नहीं करता। स्थायी नियुक्ति पर करता है, अस्थायी नियुक्ति पर करता है, कार्यवाहक रूप से भी कार्य करने पर करता है, लेकिन प्रोबेशनल ट्रेनी के रूप में वेतन भत्ते प्राप्त नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन 64वां। वेतन में सम्मिलित होता है। वेतन में क्या सम्मिलित होता है बताओ भाई? वेतन में क्या सम्मिलित होता है? मूल वेतन होता है, व्यक्तिगत वेतन होता है, विशेष वेतन होता है। तो तीनों ही होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन? आपके ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। वेतन में क्या क्या आते हैं? मूल वेतन, व्यक्तिगत वेतन, विशेष वेतन। और वेतन किससे संबंधित है आपके? वेतन है आपके नियम 7-24। किस में आएगा? नियम 7-24 में क्या आएगा? वेतन। ठीक है। विशेष वेतन कैसे होते हैं भाई? विशेष वेतन बताओ। 7-24 में आपके वेतन आएगा। विशेष वेतन होते हैं जैसे मुद्रालय में है, 200 घंटे का वेतन का पैसा मिलता है। ठीक है। पुलिस वाले को साक्षरता भत्ता मिलता है, चिकित्सा वालों को प्रैक्टिस बंदी भत्ता, सहायक शल्य चिकित्सा वालों को ग्रामीण भत्ता। ठीक है। तो ये मैंने आपको ऐसे विशेष भत्ते मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7-65 नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65वां क्वेश्चन। ठीक है। वेतन में राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से वर्गीकृत भत्ता सम्मिलित होता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा भत्ता वेतन में राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से वर्गीकृत भत्ता सम्मिलित होता है? तो वर्तमान में निम्न में से कौन सा भत्ता वेतन में वर्गीकृत नहीं है? बताओ कौन सा वर्गीकृत नहीं है? बताओ कौन सा भत्ता वर्गीकृत नहीं है? बताओ इनमें से। नियम क्वेश्चन नंबर 65 बताओ। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। इसमें होगा आपके महंगाई भत्ता। क्या होगा? महंगाई भत्ता इसमें वर्गीकृत नहीं है। अब ये किस में लिखा हुआ है ये बात? नियम 7-24 में देख लेना आप। वेतन से संबंधित है, उसमें नियम 7-24 में देख लेना। पुलिस का सिपाही भत्ता सही है, साक्षरता भत्ता। चिकित्सा अधिकारियों को दिया गया प्रैक्टिस बंदी भत्ता भी बताया मैंने। मुद्रालय में 200 घंटे का भत्ता। तो पुलिस सिपाही का साक्षरता, चिकित्सा अधिकारियों का प्रैक्टिस बंदी भत्ता, और मुद्रालय में 200 घंटे तक काम करने पर 1 महीने का वेतन। ठीक है। तो ये है, बाकी महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 66वें पे चलते हैं हम। चिकित्सा अधिकारियों को स्वीकृत प्रैक्टिस बंदी भत्ता को निम्न में से किस प्रयोजन के लिए गणना में माना जाएगा? किस में गणना में माना जाएगा? पेंशन एवं उपादान के लिए, सही बात है। अवकाश वेतन में भी गणना जाएगा, महंगाई भत्ते की गणना के लिए भी गणना जाएगा। तो उपरोक्त सभी क्या आ जाएगा इसमें? उपरोक्त सभी। क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा 66वें में। क्या रहेगा 66वें क्वेश्चन में? डी। जब प्रैक्टिस बंदी भत्ता प्राप्त करेगा बंदा, कोई भी जो जॉब करते हैं चिकित्सा अधिकारी वाले, तो उनके लिए पेंशन व उपादान के लिए भी इसकी गणना की जाएगी, अवकाश वेतन के लिए भी गणना की जाएगी, महंगाई भत्ते के लिए भी गणना की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67वें पे चलो। सेवानिवृत्ति में पेंशन शब्द सम्मिलित होता है। सेवानिवृत्ति में पेंशन शब्द सम्मिलित होता है, तो किस चीज़ के लिए पेंशन सम्मिलित होता है सेवानिवृत्ति में? तो इसमें भी आपके होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। मतलब सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त मासिक पेंशन,
ग्रेच्युटी उपादान, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान DCRG। ठीक है, इन सभी चीजों के लिए पेंशन शब्द का सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68वें क्वेश्चन पर चलते हैं। स्थायी पद की परिभाषा किस नियम में है तथा उसका आशय क्या है? बताओ, जल्दी बताओ भाई। स्थायी पद की बात हो रही है यहाँ पे। स्थायी पद की परिभाषा किस नियम में है तथा उसका क्या आशय है? 68वें क्वेश्चन में तो ये होगा आपके ऑप्शन बी। क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी, नियम 726। क्या होगा? नियम 726। अभी पेंशन की बात हुई थी ना, वो नियम पेंशन 725 में होती है। 725 में किसकी बात होती है? पेंशन की। तो नियम 726 में किसकी बात होगी? स्थायी पदों के सृजन की अवधि निश्चित नहीं हो। क्या इस स्थायी पदों की बात किस में आएगी? स्थायी पदों के सृजन की अवधि निश्चित नहीं है ना। जिन पदों के सृजन की अवधि निश्चित नहीं है उनको स्थायी पद कहते हैं, ये याद करो आप। ठीक है, जिन पदों के सृजन की अवधि निश्चित नहीं है उनको क्या कहते हैं? स्थायी पद। और किस में आते हैं? आपके नियम 726 में। किस में आती है? 25 में पेंशन, तो 26 में स्थायी पद। नेक्स्ट 69वें क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यक्तिगत वेतन कर्मचारी को कब स्वीकृत किया जाता है तथा वह किस नियम में है? व्यक्तिगत वेतन कर्मचारी को कब स्वीकृत किया जाता है, वह किस नियम में है? व्यक्तिगत वेतन की बात हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है? व्यक्तिगत वेतन की। तो किस नियम में है व्यक्तिगत वेतन? बताओ। तो ये होगा आपके ऑप्शन ए में। किस में होगा? ऑप्शन ए में। ठीक है, वेतन संशोधन से उसके मौलिक वेतन में होने वाली हानि के अंतर के रूप में स्वीकृत। ठीक है, तो नियम 727 में, नियम 7 देखो, नियम 725 में पेंशन, नियम 726 में आपके सेवानिवृत्ति या पेंशन। ठीक है, सॉरी, नियम 725 में पेंशन, नियम 726 में स्थायी पद और नियम 727 में व्यक्तिगत वेतन। नियम 727 में क्या आएंगे? आपके व्यक्तिगत वेतन। तो मौलिक वेतन में होने वाली हानि के अंतर के रूप में स्वीकृत नियम किस में आएंगे? आपके व्यक्तिगत वेतन, जो कि 727 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सेवा में व्यतीत अवधि के साथ निम्न में से कौन सा अवकाश अर्जित होता है? सेवा में व्यतीत अवधि के साथ निम्न में से कौन सा अवकाश अर्जित होता है? तो नियम क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें बताओ कौन सा होता है सेवा में व्यतीत अवधि के आधार पर। ठीक है, बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो, सेवा में व्यतीत अवधि के साथ निम्न में से कौन सा अवकाश अर्जित होता है? तो इसमें होगा आपके उपरोक्त दोनों। ठीक है, क्या होगा? उपार्जित और अर्धवेतन दोनों होता है। दोनों अवकाशों को हम अर्जित कर सकते हैं, उपार्जित भी कर सकते हैं और अर्धवेतन। अब उपार्जित अवकाश किस में आते हैं? आपके नियम 728 में आने वाले हैं आगे, क्योंकि उपार्जित अवकाश की बात हो रही है। 727 अभी हमने व्यक्तिगत वेतन की बात करी थी, नियम 727 में किसकी बात करी थी? व्यक्तिगत वेतन की। नियम 728 में उपार्जित अवकाश की बात करेंगे। ठीक है, और नियम 7 पहले बात कर चुके हैं, नियम 710B। नियम 710B में क्या आएंगे? आपके अर्धवेतन अवकाश। नियम 710B में क्या आएंगे? अर्धवेतन अवकाश। ठीक है, रूपांतरित अवकाश नियम 7-7A। इसमें नियम 7-7A में क्या आएंगे? रूपांतरित अवकाश। दोस्तों ये तीनों अवकाश इंपॉर्टेंट है। उपार्जित किस में आएंगे? 728 में। ठीक है, अर्धवेतन अवकाश नियम 710B में, रूपांतरित अवकाश नियम 7-7A में। 71वां क्वेश्चन, कल्पना के आधार पर नियत वेतन RSR के अनुसार कहलाता है। तो कल्पना के आधार पर नियत वेतन RSR के अनुसार क्या कहलाता है? नियत वेतन को क्या कहते हैं? बताओ। नियत वेतन को कहते हैं हम परिकल्पित वेतन। क्या कहते हैं? नियत वेतन को क्या कहते हैं? परिकल्पित वेतन। और परिकल्पित वेतन आपके किस में आता है? नियम 7-29 में। किस में आता है? नियम 7-29 में परिकल्पित वेतन। और व्यक्तिगत वेतन अभी बताया था नियम 7-27 में। किस में आएगा? नियम 7-27 में क्या आएगा? आपके व्यक्तिगत वेतन। और विशेष वेतन आएगा आपके नियम 7-31 में। किस में आएगा? नियम 7-31 में विशेष वेतन। और वेतन 7-24 में। ठीक है, केवल वेतन किस में आएगा? 7-24 में। विशेष वेतन 7-31 में। परिकल्पित वेतन 7-29 में। और व्यक्तिगत वेतन 7-27 में। तो नियत वेतन होता है उस कल्पना के आधार पर जो नियत वेतन होता है उसको क्या कहते हैं? परिकल्पित वेतन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। परिवीक्षाधीन की परिभाषा किस नियम में है?
परिवीक्षाधीन की परिभाषा किस नियम में है बताओ। तो यह है आपके नियम 730 में। किस में है? नियम 730 में क्या आएगी? नियम 730 किससे संबंधित है? आपके परिवीक्षाधीन से। किससे संबंधित है? परिवीक्षाधीन। तो 714 बता दो किससे है? यह है आपके ज्वाइनिंग टाइम, यानी कि पदभार ग्रहण काल। किससे संबंधित है? पदभार ग्रहण काल। ठीक है, इसमें आएगा नियम 714। नियम 724 अभी बताया था वेतन से, केवल वेतन से संबंधित कौन सा है? नियम 724। और नियम 731 आने वाला है आपके नेक्स्ट, जिसको कहेंगे हम विशेष वेतन। विशेष वेतन से संबंधित कौन सा है? आपके नियम 731। नियम 731 किससे है? विशेष वेतन। और 730 परिवीक्षाधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नियम प्रश्न नंबर 73। भविष्य में किसी पद पर नियुक्त किए जाने पर इसकी उच्च पद की पात्रता या योग्यता की परीक्षा के लिए स्थानापन्न रूप से नियुक्त किए जाने पर कर्मचारी होता है। तो बताओ भाई, भविष्य में किसी पद पर नियुक्त किए जाने पर उसकी उच्च पद की पात्रता या योग्यता की परीक्षा के लिए स्थानापन्न रूप से नियुक्त किए जाने पर कर्मचारी क्या कहलाता है बताओ। तो उसको कहेंगे हम परिवीक्षा पर। क्या कहेंगे? ऑप्शन बी रहेगा परिवीक्षा पर। क्या कहेंगे उसको? परिवीक्षा पर। परिवीक्षाधीन अभी किस में आए थे? आपके नियम 730 में। नियम 730 में क्या आए थे? परिवीक्षाधीन। ठीक है, तो किस पे रहेगा वो? परीक्षा पर जाने से पदोन्नति स्थानापन्न होएगा तो परिवीक्षा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74वां। बीस जनवरी 2006 से स्थायी रूप से रिक्त पद पर नियुक्त कर्मचारी निश्चित शर्तों को पूर्ति हेतु होने तक रखा जाता था। तो 20 जनवरी 2006 से स्थायी रूप से रिक्त पद पर नियुक्त कर्मचारी निश्चित शर्तों की पूर्ति होने तक रखा जाता है। तो किस तरीके से रखा जाता है कर्मचारी को? जब तक उसकी निश्चित शर्त कंप्लीट नहीं हो जाए ना, जब तक उसको रखा जाता है। तो किस आधार पे रखा जाता है उसको ये बताना है आपको। तो उसको लिखा जाता है आपके परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में। किसके रूप में लिखा जाता है? परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका। ठीक है, अब ये किस में संबंधित है? आपके नियम 730 ए। किस में संबंधित है? आपके नियम 730। ठीक है, ए। नियम 730 ए में क्या आएगा? आपके परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में। ठीक है, और परिवीक्षाधीन किस में आएगा? आपके परिवीक्षाधीन आएगा आपके नियम 730 में। नियम 730 में क्या आएगा? परिवीक्षाधीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75वें क्वेश्चन पर। कनिष्ठ लेखाकार को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अवधि पर कितने समय तक रखा जाता है? क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट की हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि उसको कितने अवधि पर रखा जाता है। तो कितने अवधि तक रखा जाता है? ऑप्शन ए। कितने अवधि तक रखा जाता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष के लिए रखा जाता है। कितने वर्ष के लिए रखा जाता है? 2 वर्ष के लिए। और 1 वर्ष के लिए किसको रखा जाता है? डॉक्टर्स को, क्योंकि वो 1 साल के पहले से इंटर्नशिप कर चुके होते हैं एमबीबीएस के बाद, इसलिए उनको 1 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी पर रखा जाता है। किस में लिखा हुआ है ये? नियम 730 ए में। किस में लिखा हुआ है? नियम 730 ए में। और नियम 730 में क्या लिखा है? परिवीक्षाधीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पर चलते हैं। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में राज्य सेवा में किसको रखा जाता है? परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में राज्य सेवा की बात हो रही है, तो बताओ किसको रखा जाता है? ऑप्शन सी। किसको रखा जाता है? संवर्ग में स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी को। किसको? संवर्ग में स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी को क्या लिखा जाता है? परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सी सही हो जाएगा। और ये बात किस में लिखी हुई है? नियम 730 ए में। ठीक है, नियम 730 ए में भी है। और परिवीक्षाधीन और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की बात डिटेल में बात करें, अगर परिभाषा की बात नहीं करें, तो ये आपके नियम 8 में भी चलेगा। नियम 8 है, केवल 8, इसमें परिवीक्षाधीन और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के बारे में बात होगी। ठीक है, और नियम 730 और 730 ए भी इनसे ही संबंधित है। ठीक है, लेकिन परिभाषा के बारे में बात करें तो नियम 730 और नियम 730 ए, और अगर डिटेल्ड में बात करें तो नियम 8 ए, नियम 8 सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट 77वां क्वेश्चन।
परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि में प्रति माह राशि कितनी दी जाती है? बताओ। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि में प्रति माह राशि कितनी दी जाती है? बताओ। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दे दो 77वां क्वेश्चन का। क्या दी जाती है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, नियत पारिश्रमिक जो सरकार पद के लिए निर्धारित करे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या मिलेगी उसको? प्रति माह राशि नियमित पारिश्रमिक जो सरकारी पद के लिए निर्धारित करे। ठीक है। वेतन किस में आएगा? आपके साथ नियम 724 में। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी आपके आएगा नियम 730A में। ठीक है। परिवीक्षाधीन किस में आएगा? नियम 730 में। और ये वेतन किस में आएगा? आपके 724 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रखे जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना किस दिनांक को जारी की गई? परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रखे जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना किस दिनांक को जारी की गई है? ये बताना आपको 78वें क्वेश्चन में। बताओ। नहीं, इसको 24 जनवरी को नहीं की गई है। तो नीचे लेते हैं अपन, ऑप्शन नीचे हैं इसके। बाकी किसकी बात हो रही है? पढ़ लो एक बार। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रखे जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के बारे में बात हो रही है। तो ये किसमें बात होएगी? तो ये होगा आपके ऑप्शन, ये देख लो इनमें से कौन सा आएगा? 13 मार्च 2006। क्या आएगा? 13 मार्च 2006। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा आपके। अधिसूचना परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रखे जाने हेतु राज्य सरकार ने कब जारी की है? 13 मार्च 2006 से। कब की है? 13 मार्च 2006 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विशेष वेतन राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में परिभाषित है? विशेष वेतन की बात हो रही है। केवल वेतन की बात होती तो नियम 724 में। ठीक है। और विशेष वेतन अभी बताया मैंने, तो किस में होगी? नियम 731 में। किस में? विशेष वेतन की बात किस में होगी? नियम 731 में। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बताओ, 724 किससे संबंधित है? वेतन से। ठीक है। नियम 727 किससे है? व्यक्तिगत वेतन से। किससे है? व्यक्तिगत वेतन। ठीक है। नियम 729 किससे संबंधित है? तो यह है आपके परिकल्पित वेतन से। किससे है? परिकल्पित वेतन। तो नियम 724 वेतन से संबंधित, नियम 727 व्यक्तिगत वेतन से संबंधित, और नियम 729 परिकल्पित वेतन से संबंधित, और नियम 731 विशेष वेतन से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्मचारियों को विशेष वेतन कब दिया जाता है? बताओ भाई। कर्मचारियों को विशेष वेतन कब दिया जाता है? कर्मचारियों को विशेष वेतन कब दिया जाता है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 80 में। तो कर्मचारियों को विशेष वेतन कब दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 80 में बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कर्मचारियों को विशेष वेतन कब दिया जाता है? तो ये है आपके विशेष काम करेंगे जब ही तो दिया जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विशेष कठिन प्रकृति के पद पर कार्य करेगा जब कर्मचारी को क्या दिया जाएगा? विशेष वेतन। तो विशेष कठिन प्रकृति के पद पर कार्य करने पर क्या क्या दिया जाएगा उसको? विशेष वेतन। ठीक है। किस में संबंधित है ये? नियम 731 में। किस में आएगा? नियम 731 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार में सेवा वर्गों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? सेवा वर्ग मतलब कितने प्रकार की सेवा होती है, ये किस में कितने भागों में विभाजित किया गया है ये बताना है आपको। तो कितने भाग हैं? 2 भाग है। ठीक है। कितने भाग हैं? 2। कौन कौन से? एक तो है आपके उच्च सेवा। क्या है? उच्च सेवा। और एक है आपके चतुर्थ श्रेणी सेवा। क्या है? चतुर्थ श्रेणी सेवा। तो उच्च सेवा और चतुर्थ श्रेणी सेवा, ठीक है, 2 ही प्रकार की सेवा है। उच्च सेवा आपके नियम 732 में है। किसमें? नियम 732 में कौन सी है? आपके उच्च सेवा। और चतुर्थ श्रेणी सेवा है आपके नियम 704A में। कौन से में है? नियम 704A में कौन सी है? चतुर्थ श्रेणी सेवा। और उच्च सेवा है आपके नियम 732 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्च सेवा कहलाती है, राजस्थान सेवा नियम में बात हो रही है, तो उच्च सेवा क्या कहलाती है? बताओ क्या कहलाती है उच्च सेवा?
82 क्वेश्चन के आंसर दो, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दो। उच्च सेवा क्या कहलाती है? तो ये होगी आपके उपरोक्त सभी। ठीक है, राजपत्रित सेवा भी कहलाती है, अराजपत्रित पद की सेवा भी कहलाती है और मंत्रालय संपर्क की भी। ठीक है, तो सभी तीनों की तीनों सेवा क्या कहलाती है? उच्च सेवा। इसमें अगर चतुर्थ श्रेणी ऑप्शन में आ जाता तो हम नहीं करते। ठीक है, तो किसमें है ये? आपके नियम 732 में। किसमें आती है? नियम 732 में क्या आती है? उच्च सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83वां क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा उच्च सेवा का पद नहीं है? इनमें से कौन सा उच्च सेवा का पद नहीं है? बताओ, जल्दी बताओ। उच्च सेवा का पद नहीं है, कौन सा उच्च सेवा का पद नहीं है इनमें से? तो वो ये अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। कौन सा? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्या नहीं है? उच्च सेवा का पद। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्या नहीं है? उच्च सेवा का पद। और ये होता है आपके नियम 732 में। क्या दे रखी है? आपके उच्च सेवा की बात होती है नियम 732 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्च सेवा किस नियम में परिभाषित है? उच्च सेवा किस नियम में परिभाषित है? अभी आया था, अभी बताया मैंने, नियम 732 में। ठीक है, अब नियम 731 में क्या है? अभी बताया थोड़ी देर पहले, विशेष वेतन। क्या है? विशेष वेतन। ठीक है, 734 में क्या है? मूल वेतन। क्या है? मूल वेतन किस में है? आपके 734 में। और 733 में क्या है? निर्वाह अनुदान। क्या है? निर्वाह अनुदान किस में आएगा? आपके निर्वाह अनुदान किस में आएगा? आपके 733 में। तो नियम 731 से ले लेते हैं। 31 में विशेष वेतन, 32 में उच्च सेवा, 33 में निर्वाह अनुदान, 34 में मूल वेतन। ठीक है, तो नियम 84, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या आएगा? उच्च सेवा में 32वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 85वें क्वेश्चन पर आते हैं हम। कर्मचारियों को निर्वाह अनुदान किस अवधि में दिया जाता है? 85वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्मचारियों को निर्वाह अनुदान किस अवधि में दिया जाता है? बताओ, किस अवधि में दिया जाता है कर्मचारियों को विशेष निर्वाह अनुदान? कर्मचारियों को निर्वाह अनुदान किस अवधि में दिया जाता है? भाई निर्वाह करो, जीवन यापन करो, तो किस में किया जाएगा? जब तुम निलंबन कर दिए जाओगे, मतलब सस्पेंड कर दोगे। ठीक है, तो निलंबन काल में क्या दिया जाएगा? आपके निर्वाह अनुदान। क्या दिया जाएगा? निर्वाह अनुदान कब दिया जाएगा? निलंबन काल में। ठीक है, अब ये कौन से नियम में है भाई निर्वाह अनुदान? नियम 733 में। किस में है? नियम 733 में क्या है? आपके निर्वाह अनुदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य कर्मचारियों को जब वेतन अथवा अवकाश वेतन नहीं दिया जाता तो वह कौन सी राशि है जो भत्ते के रूप में स्वीकृत होती है? तो वह कौन सी राशि है जो भत्ते के रूप में स्वीकृत होती है? बताओ, जब वेतन अवकाश नहीं दिया जा रहा है तो उस वक्त क्या दिया जाएगा? निर्वाह अनुदान दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? निर्वाह अनुदान। क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किस में संबंधित है? नियम 733 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 87वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। कर्मचारियों के निलंबन की दशा में जो अनुदान दिया जाता है वह कहलाता है? वही बात है भाई, निलंबन की बात हो रही है तो कौन सा अनुदान दिया जाएगा? निर्वाह अनुदान। क्या दिया जाएगा? निर्वाह अनुदान। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। किस में बात होएगी? नियम 733। दोस्तों सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। बस आप वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल वेतन होता है। चार ऑप्शन आपके पास। मूल वेतन क्या होता है? बताओ। और किसी भाई को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, जिससे सारे मिलकर सॉल्यूशन कर सकते हैं और किसी का जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में किसी का भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, तो मूल वेतन होता है। मूल वेतन क्या होता है? बताओ भाई, 88वें क्वेश्चन में बात हो रही है। मूल वेतन क्या होता है? बताओ। तो इसमें होगा आपके बी ऑप्शन से होगा। कर्मचारी की मौलिक स्थिति के कारण पद पर प्राप्त वेतन क्या कहलाएगा? कर्मचारी की मौलिक स्थिति के कारण पद पर प्राप्त वेतन क्या कहलाएगा? उसका मूल वेतन। अब मूल वेतन किस में आता है? आपके नियम 734 में। किस में आता है? नियम 734 में क्या आता है? मूल वेतन। ठीक है, विशेष वेतन। विशेष वेतन किस में आता है? आपके नियम 731 में। किस में आता है? नियम 731 में क्या होता है? आपके विशेष वेतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निवासी में बात करते हैं। निवासी क्वेश्चन पर चलते हैं। स्थायी नियुक्ति कब मानी जाती है? बताओ, स्थायी नियुक्ति कब मानी जाती है? स्थायी नियुक्ति कब मानी जाती है? निवासी क्वेश्चन बताओ,
स्थायी नियुक्ति कब मानी जाती है? तो ये होगा आपके ए ऑप्शन, स्थायी पद पर पदाधिकार अर्जित करने पर। स्थायी पद पर अगर हम पदाधिकार अर्जित करेंगे तो क्या मानी जाएगी उस ड्यूटी को? हमारी स्थायी नियुक्ति। तो ऑप्शन ए सही होगा। इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए। तो स्थायी नियुक्ति की बात होती है कौन से नियम में आएगी? 734 ए में। किस में आएगी? नियम 734 ए में क्या आएगी? आपके स्थायी नियुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 90 वाला क्वेश्चन है, निश्चित समय अवधि के लिए सर्जित पद क्या कहलाता है? एक फिक्स समय अवधि के लिए अगर कोई पद सर्जित कर रहे हैं तो उस पद को क्या कहेंगे? बताओ। 90 क्वेश्चन में उस पद को कहा जाता है अस्थायी पद। क्या कहा जाता है? अस्थायी पद। क्या कहा जाता है उस पद को? अस्थायी पद। और ये किस में आता है? नियम 735 में। किस में आता है? नियम 735 में क्या आते हैं? अस्थायी पद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91, अस्थायी पद किस नियम में आते हैं? बताओ, अस्थायी पद किस नियम में आते हैं? बताओ, अभी बताया था। अस्थायी पद किस में आएंगे? नियम 735 में। किस में आएंगे? अब इसके ऑप्शन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अस्थायी पद किस में आएंगे? ये रहे ऑप्शन इसके। ठीक है, अस्थायी पद किस में आएंगे? ये ऑप्शन है इनके। ठीक है, नियम 733, नियम 728, नियम 732। तो क्या आएगा इसमें ऑप्शन? नियम 735। ऑप्शन क्या सही रहेगा अपना? नियम 735। लेकिन नियम 733 में क्या आएगा? 33 में आएगा आपके निर्वाह अनुदान। क्या आएगा? निर्वाह अनुदान। ठीक है, नियम 728 में क्या आएगा? उपार्जित अवकाश। बताया था मैंने, क्या आएगा? उपार्जित अवकाश। ठीक है, और नियम 736 में क्या आएगा आपके? सावधि पद। अभी आने वाले हैं आगे जस्ट। क्या आएंगे? नियम 736 में क्या आएंगे? सावधि पद। क्या आएंगे? इंपॉर्टेंट है ये सावधि पद। सावधि पद किस में आएंगे? नियम 736 में। नियम 735 में क्या आएंगे? अस्थायी पद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्मचारी को किसी पद पर एक निश्चित समय अवधि के लगाया जाए तो वह पद है क्या कहलाता है? बताओ, किसी कर्मचारी को किसी पद पर एक निश्चित समय अवधि के लिए लगाया जाता है, निश्चित टाइम के लिए लगाते हैं, तो वह पद क्या कहलाता है? बताओ, 92वां क्वेश्चन। तो उस पद को कहते हैं हम सावधि पद। क्या कहते हैं? सावधि पद। और वो सावधि पद किस में आएंगे? आपके नियम 736 में। किस में आएंगे? नियम 736 में। और अस्थायी पद किस में आते हैं? नियम 735 में। किस में आते हैं? अस्थायी पद नियम 735 में। दोस्तों, ये अस्थायी पद और सावधि पद दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आएगा एग्जाम में 100%। सावधि पद और अस्थायी पद, इन दोनों में से। ठीक है, 733 नियम 733 किस से संबंधित है? आपके निर्वाह अनुदान से। ठीक है, नियम 734 मूल वेतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सावधि पद किस नियम में है? अभी बताया मैंने। सावधि पद किस नियम में है? बताओ, सावधि पद किस नियम में है? तो यह है आपके नियम 736 में। किस में है? नियम 736 में क्या आएगा? आपके सावधि पद। और नियम 735 में क्या आएगा? अस्थायी पद। क्या आएगा? अस्थायी पद। नियम 734 में क्या आएगा? मूल वेतन। क्या आएगा? मूल वेतन किस में आएगा? नियम 734 में। और 33 में क्या आएगा? निर्वाह अनुदान। क्या आएगा? निर्वाह अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेतनमान में न्यूनतम से चलकर अधिकतम पर पहुंचने को कहा जाता है। वेतनमान में न्यूनतम से चलकर अधिकतम पर पहुंचने को क्या कहा जाता है? बताओ, वेतनमान में न्यूनतम से चलकर अधिकतम पर पहुंचने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताओ। तो ये कहा जाता है आपके समय वेतनमान। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन बी। क्या कहा जाता है? समय वेतनमान। यह आता है आपके नियम 737 में। समय वेतनमान। वेतनमान में अगर हम वेतनमान जैसे मान लो 1900 ग्रेड पे से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा तो उसको कहते हैं हम समय वेतनमान। क्या बोलते हैं? समय वेतनमान। और वो किस में आएगा? नियम 737 में। फिर नेक्स्ट इसको ध्यान रखना, किसमें? न्यूनतम से अधिकतम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही संवर्ग में दो पदों के वेतनमान समान हो तो क्या कहलाते हैं? बताओ, एक ही संवर्ग में दो पदों के वेतनमान अगर समान है तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके समान वेतनमान। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, समान वेतनमान। क्या कहलाते हैं? समान वेतनमान। ये किस में? आपके नियम 737 में। ये भी ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक संवर्ग में दो पदों के वेतनमान अगर समान है तो क्या कहलाएंगे? वो समान वेतनमान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना आप।
96वां, दो भिन्न संवर्गों के अलग अलग पदों के वेतनमान समान हो तो क्या कहलाते हैं? दो भिन्न संवर्गों के अलग अलग पदों के वेतनमान समान हो तो क्या कहलाएंगे? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। समकक्ष वेतनमान क्या कहलाएंगे? समकक्ष वेतनमान। दो भिन्न संवर्ग है, उनके अलग अलग पदों के वेतनमान समान है तो क्या कहलाएंगे? समकक्ष वेतनमान। क्या कहलाएंगे? समकक्ष वेतनमान। ये किस में आएगा आपके? ये भी 737 में। किस में आएगा? नियम 737 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97वां। अब इसको पहले क्वेश्चन पढ़ो। नियम 738 के अनुसार स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? बताओ। नियम 738 के अनुसार स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? बताओ। नए पद के कार्यभार संभालने के लिए जाने पर सही है। मुख्यालय के स्थान से परिवर्तन करने पर सही है। एक कार्यालय के पद से दूसरे कार्यालय के पद पर जाना तो क्या हो जाएगा इसमें? उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही है आपके, उपरोक्त सभी। कार्यभार संभालने के लिए जाने पर, मुख्यालय के स्थान परिवर्तन के कारण जाने पर, एक कार्यालय के पद से दूसरे कार्यालय के जाने पर क्या कहलाएंगे? नियम 738 में आएगा ये स्थानांतरण। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्रामकालीन विभाग कार्यालय नहीं है? विश्रामकालीन विभाग की बात हो रही है इसमें। किसकी बात हो रही है? विश्रामकालीन विभाग की। दोस्तों अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो अभी आप तक लाइक नहीं किया आपने तो उसको लाइक कर दीजिए। कल इसी तरह की और आपको 100 क्वेश्चन जल्दी ही मिलने वाले हैं। जल्दी क्या, कल या परसों में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी कल। तो आप रोज़ याद करो, रोज़ करो याद, और आप जूनियर अकाउंटेंट बनो, हम यही चाहते हैं। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हार्ट सिंबल सेंड कर दीजिए। और किसी भाई को किसी भी तरीके के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है सीधा। 98वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देखो एक बार। निम्न में से कौन सा विश्रामकालीन विभाग कार्यालय नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताओ? विश्रामकालीन विभाग कार्यालय नहीं है। विद्यालय कार्यालय है, सही है। महाविद्यालय है, सही है। न्यायालय है। तीनों विश्रामकालीन विभाग है ये। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी आएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। विद्यालय, महाविद्यालय और न्यायालय ये सब किस में आते हैं? विश्रामकालीन विभागों में। ठीक है। और ये किससे संबंधित है? विश्रामकालीन विभाग नियम 739 में आते हैं। किस में आते हैं? नियम 739 में क्या आते हैं आपके? विश्रामकालीन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। निम्न में से कौन सा विश्रामकालीन विभाग है? अब बताओ भाई, इसमें विश्रामकालीन विभाग कौन सा है इनमें से? बताओ। निम्न में से कौन सा विश्रामकालीन विभाग है? बताओ। तो इनमें से कौन सा है विश्रामकालीन विभाग? शिक्षा विभाग वाला होता है। कौन सा होता है? शिक्षा विभाग वाला। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन बी, शिक्षा विभाग। और ये किस में आएंगे आपके? 739 में। किस में आएंगे? नियम 739 में क्या आएगा आपके? विश्रामकालीन विभाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशन के अयोग्य संस्थापन मानी जाती है जब, कब मानी जाती है पेंशन के अयोग्य? 100वां क्वेश्चन, पेंशन के अयोग्य संस्थापन मानी जाती है। तो ये टॉपिक यही है, पेंशन के योग्य संस्थापन कब मानी जाती है? तो वो नीचे चलते हैं अपन ऑप्शन में। जब कर्मचारी संवेतन वेतन के अतिरिक्त अन्य प्रभार मद से राशि प्राप्त करें, संवेतन मद से भुगतान वाले पद, अस्थायी पद, प्रोबेशनल ट्रेनी पद। तो बताओ इनमें से कौन सा आएगा? तो ये होगा आपके ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पेंशन के अयोग्य संस्थापन कब मानी जाती है? जब कर्मचारी संवेतन मद के अतिरिक्त अन्य प्रभार मद से राशि प्राप्त करे। कहाँ से राशि प्राप्त करे? अन्य प्रभार मद से। ठीक है। तो ये किस में आएगा? नियम आपके 740 में। तो दोस्तों ये परिभाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे नियम 7 के 7:1 से 7:40 तक, नियम 7:1 से नियम 7:40 तक, ये परिभाषाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इसमें। ठीक है। अगर आपको 100% वीडियो अच्छी लगी हो तो 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी राजस्थान सेवा नियम और सामान्य वित्तीय लेखा नियम की जो ट्रिक डाली गई है उनको भी आप देख सकते हैं। आपके पिछले सालों के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के, जूनियर अकाउंटेंट के, सीईटी के वीडियो के, ठीक है, और आपके एलडीसी के, राजस्थान पुलिस के, सभी के डाले गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है।
और अगर आपको वीडियो 100% अच्छी लगी है तो आप दिल से लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, दिल से आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम कल ही जल्द ही मतलब आपको 100 क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इसमें आपको इतनी बार रिवीजन करा दिया गया है इस वीडियो में। नियम 7 से 40 तक आप ट्रिक देखो पहले, ठीक है, नियम 7 की ट्रिक देखो और फिर ये वीडियो देखो, आपको लाइफ टाइम याद होंगे। 100% वादा करता हूँ कि आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।